सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइसुर रहमान और मैं हूं अलीबा फातिमा। नाजरीन, महीनों की जंग के बाद अब लबनान के हवाले से और इजराइल की तरफ से जंग बंदी की कुछ बात सामने आ रही है, तो आइए उसके बारे में गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के तर्जुमान के मुताबिक इजरायली काबीना लबनान के साथ सीज़ फायर डील को मंजूर कर सकती है। ये वही नेतन्याहू हैं जो गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलसल जारियत कर रहा है। नाज़रीन, सोर्सेस के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार की रात सिक्योरिटी कंसल्टेशन के दौरान हिज़्बुल्लाह के साथ डील के लिए अपनी असूली मंजूरी दे दी थी। नेगोशिएशन से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, लेकिन चूँकि इजराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर फायरिंग जारी रखे हुए हैं, कोई भी गलत कदम मुज़ाकरात को ख़त्म कर सकता है। लेकिन पीर की शाम को लबनानी हुकाम का कहना है कि 24 घंटों के अंदर सीज़ फायर का ऐलान मुतवक्के है। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि ये ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। लबनान ने अमरीकी बैकडोर पॉलिसीज़ को भी इस्तेमाल किया है और पहले से मंजूर कर लिया है, जिसे हिज़्बुल्लाह की मंजूरी भी हासिल है। नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद भी आपको आगाह करें कि इसराइल में इस डील पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसराइल के इंतहा पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गुवेर ने इस डील को बड़ी गलती करार दिया और कहा कि यह हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने का तारीख़ी मौका ज़ाया करना है। यही बिन गुवेर गज़ा में हमास के साथ सीज़ फायर की हर मुमकिन कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिश करता रहा है। बेनी गैंट्स, जो जून में गज़ा में जंग के हवाले से नेतन्याहू के रवैये पर एहतजाजन वॉर कैबिनेट से मुस्ताफ़ी हो गए थे, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो सीज़ फायर की तफसीलात आवाम के सामने लेकर आएँ। उनका कहना था कि ये शुमाली इलाक़ों के रिहायशियों, फ़ौजियों और इजरायली शहरियों का हक़ है और उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अजीम शुमाली इसराइल के रिहायशी, जिनमें से बहुत से जंग की वजह से बेघर हो चुके हैं, और साथ ही बॉर्डर की दूसरी तरफ जनूबी लबनान के रिहायशी भी इस मुमकिन डील पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किरियात शमोना के शिमाल में वाक़ कफरकेला गाँव के रिहायशी नेज़न ज़ेवी ने CNN को बताया कि बहुत से रिहायशी इस डील को सरेंडर एग्रीमेंट समझते हैं। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत एक गैर ज़िम्मेदाराना मुआहदे पर दस्तखत करने जा रही है, जो 2006 में ख़त्म होने वाली जंग के मुआहदे का दोबारा रीप्ले है। यहाँ आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ास एमोस होचस्टीन ने पिछले हफ्ते बैरूत में कहा था कि इसराइल और लबनान के दरमियान सीज़ फायर डील हमारी गिरफ्त में है, लेकिन ये फ़रीक़ैन का फ़ैसला है कि उन्होंने लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीक़ाती और पार्लियामेंट स्पीकर नबिया बरी से मुलाकात की, जो मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह के साथ राब्ते के ज़रिए हैं। होचस्टीन ने कहा कि तामीरी और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। अमरीकी बैकडोर पॉलिसी, इसका मकसद 60 दिन का सीज़ फायर हासिल करना है, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकिल सीज़ फायर की उम्मीद की जा रही है। वाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन जॉन कर्बी का कहना है कि हॉटस्टाइन की गुफ्तगू तामीरी रही है। उनका कहना है कि बाइडेन इंतज़ामिया को लगता है कि ये मामला मुस्बत सिमत में जा रहा है। नाज़रीन, इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने मंगल के अहम वोट से पहले हिज़्बुल्लाह की रॉकेट फायरिंग के बढ़ते ख़तरे से ख़बरदार किया है और पीर को शुमाली इजराइल के कई हिस्सों के लिए अपनी हिफाजती हिदायत अपडेट की हैं। नाज़रीन, ये वाज़ेह है कि इजराइल की फ़ौज को अब भी अपनी सलामती का ख़तरा है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह उन्हीं के ज़ालिमाना इक़दामात हैं। याद रहे कि इजराइल ने पिछले साल 8 अक्टूबर को गज़ा में फ़लस्तीनियों और हमास के साथ यकजहती का इज़हार करने वाले हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमले के बाद सरहदी झड़पों के जवाब में सितंबर में लबनान पर बड़ा फ़ौजी हमला किया था। इसके बाद से इजराइल ने ज़मीनी जारियत की और हिज़्बुल्लाह के कई लीडर्स को शहीद भी किया, जिनमें उसके बानियों में से एक हसन नसरुल्लाह भी शामिल थे। जब तक इजराइल अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसी से बाज नहीं आता, मुस्तकिल अमन की कोई उम्मीद नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस डील में असल में है क्या। इजराइल और लबनान के दरमियान अमरीकी सालसी में एक सीज़ फायर डील की तैयारी हो रही है। हिज़्बुल्लाह के साथ ये मुआहदा शुमाली महाज पर जंग को रोकने के बायस बनेगा, लेकिन ये मुआहदेदार इजराइल की तरफ से एक और साजिश ही लगती है।
तहत 2 माह की इब्तदाई सीज़ फायर होगी, जिसके दौरान इजरायली फ़ौजें लबनान से निकल जाएंगी और हिजबुल्लाह लेतियाई दरिया के जनूब में अपनी मुसल्लह मौजूदगी को ख़त्म कर देगा। ये दरिया इजरायली सरहद से तकरीबन 18 मील दूर है। जैसे ही इजरायली फ़ौजें जनूबी लबनान से निकलेंगी, लबनानी फ़ौज हज़ारों फ़ौजियों को उन खाली इलाकों में तैनात करेगी। ये तैनाती अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्ज़र्वर्स फ़ोर्स के साथ होगी जो पहले से वहाँ मौजूद है। लेकिन ये मुआहिदा हकीकत में लबनान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने का एक और तरीक़ा है। नाज़रीन, चैनल 12 जो कि एक इजरायली चैनल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का लबनान के अंदर बफर जोन बनाने का कोई इरादा नहीं है, जैसे कि 1982 से 2000 तक कायम था। फ़ौजें बैनुल-अक़वामी सरहद तक मुकम्मल तौर पर वापस आ जाएंगी और उसके अलावा लबनानी शहरियों को जनूबी लबनान के गाँव और कस्बों में वापस जाने की इजाज़त होगी जहाँ से उन्हें निकाला गया था। लेकिन इस मुआहदे में एक ख़तरनाक शिक ये है कि लबनान ने मुल्क में तमाम हथियारों की ख़रीदारी और प्रोडक्शन की निगरानी का वादा किया है। इसराइल ने मज़ीद गारंटीज़ मांगी हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हिजबुल्लाह के हथियार सरहदी इलाके से हटा दिए गए हैं। मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट इसराइल का ये मुतालबा था कि अगर हिजबुल्लाह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे तो उसे कार्रवाई की आज़ादी होगी। इजरायली हुकाम अब ये बहाना बना रहे हैं कि उन्हें तशवीश है कि हिजबुल्लाह हमास की तरह हमला कर सकती है, जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को जनूबी इसराइल पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि वो किसी ऐसे सीज़ फायर डील पर राज़ी नहीं होंगे जो उन्हें लबनान पर हमला करने की वाज़ेह इजाज़त ना दे, अगर उन्हें लगेगा कि हिजबुल्लाह मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा है कि वो किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे जिसमें जारियत का मुकम्मल और जामे खात्मा शामिल ना हो और जो लबनान की खुद मुख्तारी की हिफाजत न करे। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल होने वाले मुआहदे के तहत अमरीकी साइड लेटर में वाज़ेह तौर पर लिखा जाएगा कि इसराइल को कार्रवाई का हक है जब भी उसे लबनान से फौरी ख़तरा नज़र आए। बिल आखिर ये तय पाया है कि अमरीका मुआहदे के नफाज की निगरानी करने वाली बैनुल-अक़वामी बॉडी की सरबराही करेगा और फ्रांस उस पैनल में शामिल होगा। अमरीकी एनवॉय एमोस हॉटस्टाइन ने इसराइल को वाज़ेह कर दिया है कि अगर फ्रांस बैनुल-अक़वामी निगरानी बॉडी का रुकन नहीं होगा तो ये मुआहदा भी नहीं मंजूर किया जाएगा। लबनान बरतानिया को कमेटी का हिस्सा बनाने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि फ्रांस के हवाले से इसराइल की रियायत के बाद लबनानी हुकाम ने अपना एतराज़ कैसे वापस ले लिया। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी नाकाबिल फ़हम है कि ये कमेटी मुआहदे की निगरानी में किसी तरह मुअस्सर होगी। 2006 में जब करारदाद 1701 मंजूर हुई थी तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने कभी जनूबी लबनान में अपनी मौजूदगी ख़त्म नहीं की, जबकि लबनान का ये कहना था कि इसराइल की बाकायदगी से उसकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता है। लगता है अमरीकी हुकाम ने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की है कि सीज़ फायर के ऊपर कोई बात हो और मामला तय पा जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं तय पाया है। उम्मीद हमें ये है कि कुछ दिनों में हमें ये खबर जल्द मिलेगी, लेकिन जो सीज़ फायर की डिटेल्स हैं उसको देख के ये लगता नहीं कि किसी किस्म का सीज़ फायर है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि थोड़े दिनों के लिए इसराइल जो है अपना हाथ रोक ले, लेकिन उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिले और जब भी उनका दोबारा से अपनी यूनिफाइड जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है लबनान की जो सरहद है वो जारी रखे। और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो होता है उसमें एक बहुत अहम चीज़ होती है कि सीज़ फायर को दोनों पार्टीज़ के लिए इक्वली बेनिफिशियल होना ज़रूरी है, वरना उसको सीज़ फायर नहीं कहा जा सकता। तो ये एक अलग सवाल है कि इसको आप सीज़ फायर कह भी कैसे सकते हैं अगर इसकी एक सबसे बड़ी शिक ये है कि हिजबुल्लाह के पास ये इख्तियार ही नहीं होगा कि वो मिज़ाइल्स प्रोड्यूस भी कर सकें या उनका किसी किस्म की मिज़ाइल प्रोडक्शन या वेपन से ताल्लुक भी हो, तो जाहिर सी बात है ये सीज़ फायर तो नहीं रखता। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख के लगता है कि ये इजराइल के जो फौजें हैं उनके लिए एक रेस्ट टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, वेरी वेरी ट्रू। तो नाज़रीन, इट साउंड्स लाइक अ पेड वेकेशन। एब्सोल्युटली। तो नाज़रीन, हम इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में सीज़ फायर की डील होने वाली है, उनकी क्या डिटेल्स आ रही हैं और अभी क्या तवक्कुआत हैं। अब बात करते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। सांभल के इलाके में बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हो गई हैं और संडे मॉर्निंग से ये प्रोटेस्ट जारी हैं। और ये क्यों हो रही हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कई लोग ज़ख्मी हैं, 5 लोग एटलीस्ट मारे भी जा चुके हैं
और इंडिया में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जैसे इस वक्त पाकिस्तान में है। इंटरनेट बंद है, पुलिस के ऊपर ये ब्लेम्स और एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल किया है कि कई लोगों की जानें ख़तरे में उन्होंने डाली। क्रैकडाउन हो गया है, एक कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है इंडिया में इस वक्त, और लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन क्यों? असल में ये मामला शुरू हुआ जब एक लोकल कोर्ट ने इंडिया में संडे के दिन 1529 में बनने वाली ये मस्जिद, शाही जामे मस्जिद, असल में एक हिंदू टेंपल के एक मंदिर के ऊपर बनाई गई है और इसी वजह से हमने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना पड़ेगा, ये कोर्ट का बयान था। जिसके बाद कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी की और उस इलाके के मुसलमान खिलाए, लेकिन पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई जिसमें 5 लोग शहीद भी हो गए। तो यहाँ हमें यही समझ आता है कि ऑल्दो पुलिस ने जस्टिफिकेशन ये दी कि इनकी तरफ से पहले फायरिंग हुई थी, लेकिन मामलात कुछ मिलते जुलते ही लग रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि असल में ये एक्चुअली कोर्ट की तरफ से फैसला आया क्यों और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो क्यों रहा है और इसकी क्या लीगल बैकग्राउंड है। इंडिया के तमाम सीनियर लॉयर्स का मानना है कि ये तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदारी इंडिया के टॉप कोर्ट के ऊपर जाती है, क्योंकि 19 नवंबर के दिन एक ऐसी पिटिशन फाइल की गई थी जिसमें ये मुद्दा ये बयान किया जा रहा था कि हरिहर टेंपल है जिसको मस्जिद बना दिया गया था 1529 में, और अब इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वापस दे देना चाहिए ताकि एक तो ये इसकी असेसमेंट कर सकें कि ये मस्जिद है या और फिर इसका कंप्लीट कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि मशहूद अली फ़ारूकी जो कि एक सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गया इस इशू के बाद, और वो इसलिए फैला क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी उसके ग्राउंड्स पर डिगिंग शुरू कर दी है और बेसमेंट में खुदाई हो रही है। ये सुन के लोग बाहर आए और एहतजाज उन्होंने करना शुरू किया, लेकिन जब ये सर्वे टीम एक्चुअली सिर्फ सर्वे करने के लिए भी नीचे गई थी बेसमेंट में, तो कई हिंदू नेशनलिस्ट इनके साथ गए थे और उन्होंने नारेबाजी इस तरह की थी कि जिससे ये तासुर फैला कि शायद ये लोग इस वक्त मस्जिद गिराने वाले हैं। और ये इंडिया के लिए कोई नई बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ भी ऐसे कई ग्रुप्स होते हैं जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं नेचर, जिनका मकसद ये होता है कि वो सोसाइटी में डिव करें, वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के थ्रू इस तरह से लॉ और कोर्ट्स और जस्टिस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट करें। तो इसी तरीके से इंडिया में भी एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, जो ये एक नेटवर्क है ऑफ हिंदुत्व मोटिवेटेड एक्सट्रीमली रेडिकल ग्रुप्स, इन लोगों ने कई केसेस फाइल किए हैं कई मसाजिद के ख़िलाफ़, और अब ये एक नया शिकार है उनके आर्सनल में। अगर हिस्ट्री देखें तो बाबरी मस्जिद का जो वाक़या था और उसके बाद भी जो कोर्ट ने जो रोल प्ले किया था उसमें भी उन्होंने एक्चुअली इंसेंटिवाइज किया इस तरह के रिलीजियस हुलिगनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को कि उसकी जगह राम मंदिर बनाया गया। तो नाज़रीन, ये बाबरी मस्जिद का वाक़या इसलिए भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1991 में इंडियन पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेजिस्लेट किया था। उस एक्ट के तहत तमाम जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनको 15 अगस्त 1947 वाली पोजीशन में लाया जाएगा और उसी पोजीशन में रखा जाएगा। अब अगर कोई चीज़ उससे पहले मंदिर बनाई गई या मस्जिद बनाई गई तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो लॉ के तहत बाबरी मस्जिद को गिराने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं मौजूद थी और कोर्ट्स ने अपने तौर शुरू में काफ़ी ज़्यादा पुशबैक भी किया, बट इवेंचुअली दे गेव इन। एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी जो लोकेशन है मस्जिद की लोकेशन, उसका एरिया भी जो है वो मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया और एक सेपरेट एरिया एलोकेट किया एक सेपरेट मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके बाद से ये मसाजिद का मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। और यहाँ आपको नाज़रीन ये भी मज़ीद बताते चलें कि इंडियन जुडिशरी को इस वक्त काफ़ी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है एक बहुत ही ख़तरनाक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए, जिसकी वजह से अब ये इश्तियाल अंगेज़ी सांबल में भी हो रही है। जब हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं और देखते हैं कि बॉर्डर के उस पार रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कहीं भी सेफ़ नहीं है, तो जब हम ये मामला देखते हैं हमें यही सोचने में आता है कि शायद 1947 में जब हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और अलग अलग ममालिक कायम किए तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने करना सेम ही काम था। इस वक्त दोनों ममालिक सेम ही जगह खड़े हैं, जहाँ इश्तियाल अंगेज़ी है, जहाँ
इंडिया एक ऐसी हुकूमत है जो कभी भी कमज़ोर के साथ नहीं खड़ी होती, जहाँ एक ऐसा माशरा परवान चढ़ रहा है जहाँ हम कॉन्स्टेंटली अपनी रिलीजियस और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को एक ऐसे फ़ियर के अंदर रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस ही उस फ़ियर की बुनियाद पर होता है, जैसा कि मुसलमानों के साथ इस वक्त इंडिया में भी हो रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत ही खबर की जानिब हमारी भी और नाजरीन की अटेंशन दिलवाई। और अगर आप तारीख़ को देखें तो इस रीजन में अनफॉर्चुनेटली जो एक्सट्रीमिज़म है दैट इज़ एक्चुअली उसने पूरी सोसाइटी का एक तरह से नक्शा बदल के रख दिया है। बिल्कुल, एंड इट्स क्वाइट आयरॉनिक क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट को लॉन्च कर रहा है और शोकेस इस तरह करता है कि जैसे वो सेक्युलर है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अख्तामी हिस्से की जानिब और आपको लेके चलते हैं अमरीका, और वहाँ से आपको खबर देते हैं इलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी के बारे में। नाज़रीन, ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन का अहम हिस्सा थे और एक पॉइंट पे तो विवेक रामस्वामी को तो जो है डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट का भी एक कैंडिडेट शुमार किया जा रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी को 2 साल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के जो है अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की है। ये अपॉइंटमेंट 2 साल की होगी और उनका जो टारगेट है 4 अप्रैल 2026 तक अपना जो उनके डिलीवरेबल्स हैं, जब अमेरिका की 250th बर्थडे होगी तब तक वो उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जो है वो डिलीवर कर सकें। अब हम बात करते हैं कि उनसे क्या तवक्कुआत हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको हम ये बताएं कि ये जो DOGE का जो एक ये है, ये एक आउटसाइड एडवाइजरी ग्रुप है जो कि ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के साथ काम करेगा और इसका जो मेन मकसद डोनाल्ड ट्रंप का है अपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अगर इसकी हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर जाएँ तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो बेसिकली अमरीकी हुकूमत की हर साल जो स्पेंडिंग है, जो अमरीका का जो तरफ से जो फिस्कल साइड है उसमें तकरीबन सालाना $2 खरब के कमी लेके आई जाए और बेसिकली स्ट्रीमलाइन करें फेडरल वर्कफोर्स को जो बाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं। और यहाँ पे बड़ा वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये नज़र आता है कि नाज़रीन मस्क, अगर आप इलॉन मस्क की कंपनीज़ के बारे में देखें तो उसमें स्पेसएक्स और टेस्ला आते हैं। अब ये दोनों कंपनीज़ हैं जो कि फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स पर रिलाय करते हैं और बेसिकली ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इलॉन मस्क ये सारे मामले में जो इन्वॉल्वमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इखलाकी एतबार से एथिकल कंसर्न्स उठाती है कि वो बेसिकली ये फंडिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे और अपने कारोबार को ज़ाती फ़ायदा पहुंचाएंगे। और जो उनका अपना 75% जो वफाकी मुलाजमत है उनमें कटौती का, उससे बेसिकली वो 1.5 बिलियन जॉब्स की उसमें कट्स आएंगे और उससे पब्लिक सर्विसेज बहुत बुरी तरह से मुतासर होंगी, चाहे वो अमेरिका के नेशनल डिफेंस हो, अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हो या सेफ्टी रेगुलेशंस एट ऑल। और नाज़रीन अब जो इसके बारे में कानूनी कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। नाज़रीन सबसे यहाँ पे बड़ी बात है कि जिस स्पीड से काम करना चाहते हैं या जिस एक ज़ोर के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा एक भरपूर पावर समझें, एक अनचेक पावर उनके पास यही कहा जा रहा होगी। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो DOGE जो उन्होंने कायम किया है ये पब्लिक डिस्क्लोजर फॉलो करेगा और बेसिकली जो फेडरल एडवाइजरी कमेटी का जो एक्ट है उसके तहत आपको हर कदम का जो है पब्लिक डिस्क्लोजर करना है और आवाम को बताना है कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पे एक कंसर्न ये है कि क्या आवाम के सामने ये मामला खुले आम होंगे। वैसे आपको नहीं लगता कि शायद इलॉन मस्क इस काम के लिए बहुत बुरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कई अपनी कंपनीज काफ़ी सक्सेसफुली रन की हैं। इनफैक्ट लोगों का ये सोचना था कि जब वो एक्स उन्हें मिल रहा था ट्विटर फॉर्मरली, तब काफ़ी शक व शुबहात थे कि शायद ख़त्म हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। लेकिन उस प्लेटफॉर्म की पावर को उन्होंने इस तरह इन्हांस किया कि उन्होंने पूरा इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दिया। वेल दैट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। और अगर हम इलॉन मस्क की अगर इस प्रोजेक्ट को आप देखें, एक तरह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और वो कहते हैं ना हेज टू द क्रेजी वंस, के जो क्रेजी लोग हैं वही इसी तरह के एम्बिशियस काम करते हैं। अगर आप पूरी दुनिया की तारीख में जाओ, और इलॉन मस्क इज़ वन ऑफ देम, बड़े कामयाब इंसान है वो हर तरह से, तो वो इस काम के लिए इसी तरह की एम्बिशियस और रिस्क टेकर्स चाहिए, इवन दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। बट येस, आपकी बात सही है, ये बहुत बड़ी आस्क है। 2 साल में उनको ये काम मुकम्मल करना है और अगर कोई वो कर सकता है अमेरिका में तो वो इलॉन मस्क ही कर सकते हैं। होगा भी या नहीं? हाँ, असल बात तो ये होगा भी या नहीं
और क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हों, उसके ऑपरेशनल रिस्क्स हैं, और इतनी ज़्यादा कटौती से पूरा अमरीकी सिस्टम का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अब बट देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, और मैं तो इसको बड़ा क्लोजली फॉलो करूँगा। गवर्नमेंट रिसाइजिंग वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, आज के लिए फिल वक्त इतना ही। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।